सिंथेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। इट विल कंटेन 2 marks in UP board examination, and this is very important chapter for our English learners, and we will learn here in very short and very easily. सिंथेसिस जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना बिना उसका अर्थ परिवर्तित किए सिंथेसिस कहलाता है। कंबाइन 2 or more sentences into one sentence. Combine 2 or more sentences into one sentence without altering their meaning. Combine 2 or more sentences into one sentence without altering their meaning. दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना बिना उनके अर्थ को परिवर्तित किए हुए, मतलब भी उनके अर्थ में परिवर्तन ना आए, तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वैसे अगर इनडायरेक्टली आप कहें तो वेरी यूजफुल चैप्टर है। आपको हर जगह ही 2 वाक्य जोड़ना, 2 वाक्य अलग करने, ये सारी प्रक्रियाएं आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो करनी पड़ती हैं। अब देखिए, दो या दो वाक्यों को जोड़ना कैसे होता है? He saw a snake. He ran away. उसने एक सांप देखा, वो भाग गया। 2 वाक्य है। अब इस 2 वाक्य को हम जोड़ें, कह सकते हैं seeing a snake he ran away. He ran away because he saw a snake. He saw a snake and he ran away. As soon as he saw a snake, he ran away. तो 2 या 2 से अधिक वाक्य जो आप जोड़ रहे हो, उसके जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने इसी को 4-5 तरह से जोड़ा। Seeing a snake, he ran away. He saw a snake and he ran away. As soon as he saw a snake, he ran away. He ran away because he saw a snake. As he saw a snake, he ran away. तो आपके जो कोर्स में इसमें पूछा जाएगा वो ये नहीं कि आप किसी तरह से गिरते पड़ते एनी हाउ 2 को कनेक्ट कर दिए, बस वो कनेक्ट करने को कहेगा और वो ये बताएगा आपको सिंपल सेंटेंस बनाइए जोड़ करके। कंबाइन दीज 2 सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इसमें बनाएगा सिंपल सेंटेंस। दूसरा कहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे अभी हमने जोड़ा सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे। अब जोड़ तो दिया किसी तरह से, कुछ नियम एकाध पता था, जोड़ दिया। ही सॉ ए स्नेक एंड ही रैन अवे, जोड़ दिया हमने। ही सॉ ए स्नेक एंड ही रैन अवे, उसने एक सांप देखा और वो भाग गया। ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, वो भाग गया क्योंकि उसने एक सांप देखा। सब जुड़ रहे हैं, बट अब ये सेंटेंस सिंपल जुड़ रहा है जुड़ करके, या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या कंपाउंड। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। वेरी सिंपल। अभी तक आपने जो
अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार पढ़े थे। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह से अर्थ के आधार पर उनका जो डिवीजन था, उनके जो प्रकार थे, वो वाक्यों के अर्थ के आधार। आपने अगर उसमें नकारात्मकता आ रही है तो निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट ये जो 3 प्रकार हैं वाक्य के, ये वाक्य की संरचना के आधार पर है। तो वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू एट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। नाउ कम टू द पॉइंट, वी विल लर्न व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। जब हम इनके थोड़ा डिफरेंस को जानते रहेंगे तभी हम इन वाक्यों को जो जोड़ने हैं, हमें उसको जोड़ करके जो रिक्वायर्ड वो कह रहा है उसमें हम परिवर्तित कर पाएंगे। ये तो कह नहीं रहा कि केवल जोड़ दीजिए, वो जोड़ करके कह रहा है कि सिंपल बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलो भिंडी दे दीजिए, कह दिया गया कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो तो कतर की सब्जी उबाल लिए बन गई। वो कहेगा इसका जो है आप सब्जी बनाइए, इसका वो कलौंजी बनाइए, इसका कुछ भी बनाइए, ऐसे एक स्पेशल डिश बताएगा। तो ये आपकी 3 स्पेशल डिश हैं, इनको आप समझना है। वेरी इजी। नाउ कम टू द पॉइंट, सिंपल सेंटेंस। नाम ही सिंपल है तो जाहिर सी बात है काम भी सिंपल होगा। हाँ, सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, प्रश्न ये उठता है। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, बाकी नॉन फाइनाइट होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। वेरी जी। अब प्रश्न इसमें एक फिर झंझट आ गया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे ना। सिंपल सेंटेंस है तो हमने कहा इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है और बाकी जो वर्ब्स होंगी वो नॉन फाइनाइट होंगी। अगर हैं भी तो वो क्या होंगे, नॉन फाइनाइट। अब प्रश्न उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती है। मतलब ऐसी वर्ब जो कर्ता के नंबर अगर बदल जाए, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर उसका चेंज हो जाए, सिंगुलर है प्लूरल हो जाए, तो वो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। वेरी सिंपल। जैसे अगर कहें ही इज गोइंग टू स्कूल, ही के साथ आप इज लगा रहे हो, अगर ही हटा दो, इसको प्लूरल कर दो, दे कर दो, तब क्या कहोगे, दे इज गोइंग टू स्कूल और दे आर गोइंग टू स्कूल। यू विल राइट दे आर गोइंग टू स्कूल। मतलब जो इज एम आर चेंज हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है, कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। आप ही के साथ इज लगा रहे हो, दे के साथ आर लगा रहे हो, तो ये इज आर ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी जो सहायक क्रियाएं हैं, मेन वर्ब है, वो सब फाइनाइट वर्ब है, वो अपने कर्ता के अकॉर्डिंग टू होती है। ठीक। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, वो फिक्स रहती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 है, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 है, कौन कौन सी, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। ये 3 नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब अपने कर्ता के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होती है। जीरंड जैसे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे इसमें आप ही साए स्नेक ही रह नबे, इसको कह दीजिए सींग ए स्नेक ही रह नबे, तो सींग जीरंड है। अब वो नॉन फाइनाइट हो गया। और ही रह नबे, ही के साथ जो रह नबे क्रिया लग गई वो फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से सीइंग या स्नेक में एक ही फाइनाइट वर्ब है, रह नबे। अब सीइंग फाइनाइट वर्ब नहीं रही, वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक।
तो इस तरह से सीइंग ए स्नेक क्या हो गया, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे। अब ये सीइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई और ही रैन अवे एक फाइनाइट वर्ब है, ही रैन अवे। तो ये सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस की पहचान आप जान लीजिए, एक फाइनाइट वर्ब होगा, बाकी सब नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे आइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब प्रश्न उठता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, देखिए आप लोग क्लॉज पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब क्लॉज किसको कहते हैं, पहली प्रश्न तो यही उठ जाता है कि क्लॉज किसको कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। जैसे किसी सेंटेंस में पूरा सेंटेंस है, उसमें कुछ छोटे छोटे उपवाक्य भी होते हैं जिनका अपना कर्ता और क्रिया होता है अलग से। जैसे अगर हम कहें आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ पेन, आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ पेन, या इसी में कह दीजिए या ही रैन अवे, इसी को हम लिख दे रहे हैं ही रैन अवे बिकॉज he saw a snake, because he saw a snake, he ran away because he saw a snake, वो भाग गया क्योंकि उसने एक सांप देखा। अब देखिए इसमें he ran away, अगर हम इसको यहां से कट मार दें, यहां फुल स्टॉप कर दें, ये अपने आप में पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, वह भाग गया। he saw a snake, ये भी पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, वो उसने एक सांप देखा। ठीक, अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है ये ही और ये है वर्ब सा, ये क्लॉज है। ही एक सब्जेक्ट है और रैन वर्ब है, रैन ये भी एक क्लॉज है। जो क्लॉज होता है वो अपना सब्जेक्ट और वर्ब रखता है अलग अलग, मतलब सेंटेंस के अंदर रहेगा, फिर भी उस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे ये सेंटेंस के अंदर है बट इसका अपना वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट है और वर्ब, तो ये क्लॉज है। ठीक, एक फ्रेज भी आपको सुनने को मिलता है, फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज भी वाक्यांश है। जैसे ये क्लॉज वाक्यांश है ना, एक वाक्य का अंश है ये, वैसे फ्रेज भी वाक्यांश है, बट फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब अपना पूरा नहीं होता है। जैसे अगर कह दें इन द कॉर्नर, कह दें इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर कोने में, तो ये फ्रेज है। ये दो तीन शब्दों का समूह है जो अपना अर्थ दे रहा है इन द कॉर्नर, लेकिन ये है क्या, फ्रेज। इसमें सब्जेक्ट वो है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें, तो ये क्लॉज है और ये फ्रेज। ये डिफरेंस क्लियर हो गया क्लॉज और फ्रेज का। अब देखिए हमने कहा कि जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी सब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बाकी सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। अब प्रश्न उठता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। देखिए तीन क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन कौन से होते हैं,
प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस जो है इसमें प्रिंसिपल क्लास होगा और एक या एक से अधिक जो है बाकी जितने भी होंगे वो सब कोऑर्डिनेट क्लास होंगे। वो सब क्या होंगे? कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक, ध्यान रहे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लास होगा और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लास होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या है? देखिए, सब इंस्पेक्टर होते हैं थाने में, सुने हैं आप लोग? सब इंस्पेक्टर में क्या है? वो जो है सब इंस्पेक्टर जो होता है वो अपने निर्णय के लिए इंस्पेक्टर पर निर्भर करता है। वैसे ही ग्रामर में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो को माने होता है सह, को माने सह और सब माने उप होता है, इसीलिए हिंदी में उसको सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक कहते हैं। और को माने सह, सह माने साथ साथ। जैसे आप सहपाठी कहते हो, सहकर्मी, ऐसा कर्मी जो साथ साथ काम करता है, उसको अंग्रेजी में कॉलीग कहते हैं, उसमें भी को आ जाता है, कॉलीग। ठीक, तो ऐसे ही जब क्लॉज में को आ गया तो मतलब सह, सह मतलब इसका कैडर प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर है। इसका कैडर किसके बराबर है? प्रिंसिपल क्लॉज के। मतलब जैसे प्रिंसिपल क्लॉज स्वयं में पूर्ण अर्थ दे लेता है वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज भी स्वयं में पूर्ण अर्थ दे लेगा। मतलब जैसे अगर आप इसको जो है कहें आई went to market and I bought a pen। I went to market, मैं बाजार गया, and I bought a pen, और मैंने एक कलम खरीदी। ये दो वाक्य हैं, दो क्लॉज हैं। ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, और मैंने एक कलम खरीदी। अगर इसको आप बाकी वाक्य से कट कर दीजिए, आई बॉट ए पेन, कोई कमी है? पूरा है ना। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदी, पूरा अर्थ दे रहा है। इसमें कहीं किसी कोने से ये लग नहीं रहा है कि ये जो है वाक्य अधूरा है। और आई वेंट टू मार्केट, ये भी पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेगा? वो पूरा अर्थ अपना देने के लिए अपने जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होगा, तो उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इसको डिटेल जब आएगा तो पढ़ेंगे। जैसे ये विकास से जो बना है, ये रीजन बता रहा है, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक, ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ ए स्नेक। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड का डिफरेंस क्या हो गया? सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होगा, बाकी नॉन फाइनाइट होंगे। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी जो भी वाक्य होंगे वो सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी जितने वाक्य होंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। वेरी सिंपल। और आपको जो जोड़ना है, सिंथेसिस करना है, तो सिंथेसिस करते समय ये ध्यान रहे कि वाक्य की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। जैसे आई सा ही सा स्नेक ही रैन अवे, ये वाक्य है, उसने एक सांप देखा, वो भाग गया। इन दोनों क्रियाओं में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें जोड़ा सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, मतलब एक सांप को देखकर वो भाग गया, कोई अंतर आया नहीं। जैसे ही रैन अवे बिकॉज ही सा स्नेक, वो भाग गया क्योंकि उसने एक सांप देखा, इसमें भी कोई अंतर नहीं आया। जैसे इसको अगर ये एंड से जोड़ देते तो कहते ही सा स्नेक एंड ही रैन अवे, तो ये कंपाउंड बन गया कि उसने एक सांप देखा और वो भाग गया। तो अब ध्यान रहे
आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ये आता है कि आप इस वाक्य को जोड़ करके सिंपल बनाइए। तो सिंपल जब बनाना होगा तो आप कहेंगे सींगे स्नेक ही रहनबे। जब कहेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए तो कहेंगे आप यही रहनबे बिकॉज़ ही सा स्नेक। जब कहेगा कंपाउंड बनाइए तो कहेंगे कि ही सा स्नेक एंड ही रहनबे। वो एक सांप देखा और वो भाग गया। ठीक है, तो ये इतने डिफरेंस हैं। आज के लिए आपने समझ लिया कि सिंथेसिस क्या है और आपको क्या करना है जोड़ करके। तो व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस इज कंबाइन ऑफ 2 or more sentences into one sentence without altering their meaning. And what is simple sentence? Simple sentence contains a finite verb and others are not finite verbs. Complex sentence contains a principal clause and others subordinate clause. Compound sentence प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। मतलब एक प्रिंसिपल क्लास होगा, कोऑर्डिनेट क्लास एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे सबऑर्डिनेट क्लास 1 2 3। थैंक यू फॉर टुडे, यू विल स्टडी योर बुक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।